नमस्ते। आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। एक साधारण से छात्र से लेकर शांति के वैश्विक प्रतीक बनने तक का उनका यह सफर वाकई अविश्वसनीय है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के निर्माण की गाथा है। इस ऐतिहासिक सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे क्रम से 6 प्रमुख हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, उनका प्रारंभिक जीवन। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। चौथा, असहयोग और नमक मार्च। पांचवा, भारत छोड़ो आंदोलन। और अंत में उनकी शहादत और विरासत। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, प्रारंभिक जीवन व शिक्षा। एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में मोहनदास एक बहुत ही औसत दर्जे के छात्र थे। पोरबंदर और राजकोट में स्कूल की पढ़ाई हुई। सिर्फ 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। बाद में भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर परिवार के एक मित्र मावजी दवे की सलाह पर अपने पिता की तरह ही दीवान बनने का सपना लेकर वो 1888 में कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। अब लंदन का ये जीवन एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट पेश करता है। एक तरफ भारत में उनकी मां पुतली बाई थीं, जो परनामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती थीं, गहरी धार्मिक, लगातार व्रत रखने वाली और अहिंसा को मानने वाली। और दूसरी तरफ लंदन जैसे विदेशी शहर में युवा मोहनदास। अपनी मां को दिए गए वचन के कारण उन्हें वहां शाकाहारी खाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कई बार तो भूखे ही रहना पड़ा, जब तक कि उन्हें वहां वेजिटेरियन सोसाइटी नहीं मिल गई। इसके बाद आता है भाग 2, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष, जो असल में उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत लौटकर बॉम्बे में उनकी वकालत कुछ खास नहीं चली, इसलिए 1893 में एक भारतीय फर्म के साथ महज 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। और वहीं प्रिटोरिया में फर्स्ट क्लास का वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। बस इस एक नस्लभेदी घटना ने उनके अंदर एक राजनीतिक आग जला दी। जो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था, वो 21 साल लंबे संघर्ष में बदल गया। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, यहां तक कि 1906 के जुलू युद्ध में भारतीयों को नागरिकता का दावा मजबूत करने के लिए ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए भी प्रेरित किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कोई हथियार नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने 2 बेहद ताकतवर विचार गढ़े, अहिंसा और सत्याग्रह। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यवहारिक टूल थे जिनसे बिना खून बहाए सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता था। और यही वो टूल थे जो आगे चलकर ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने वाले थे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब 1914-15 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी 21 साल बाद भारत लौटते हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि दक्षिण अफ्रीका का ये तजुर्बा उनकी अपनी मातृभूमि पर कैसे काम करेगा। एक वकील भारत जैसे विविधता वाले और बटे हुए देश को शक्तिशाली अंग्रेजों के खिलाफ कैसे एकजुट करेगा। यही हमें लाता है भाग 3 पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उनकी शुरुआती सफलता है। भारत में उनके शुरुआती आंदोलन वाकई गेम चेंजर साबित हुए। बिहार के चंपारण में उन्होंने शोषित नील किसानों को ब्रिटिश जमींदारों से बचाया। गुजरात के खेड़ा में जब अकाल पड़ा तो सरदार पटेल का मार्गदर्शन करते हुए किसानों का लगान माफ करवाया। और फिर खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के टूटने से मुसलमान काफी चिंतित थे। गांधी जी ने उनका साथ देकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की गहरी खाई को पाटने का एक बहुत बड़ा काम किया। इन सब से साबित हो गया कि उनके तरीके जमीनी स्तर पर बिल्कुल अचूक हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, असहयोग और नमक सत्याग्रह, जहां से सविनय अवज्ञा की बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई। जलियांवाला बाग के खौफनाक नरसंहार ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया था। इसके जवाब में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की रणनीति पेश की। उनका सीधा सा तर्क था कि अंग्रेज भारत में सिर्फ इसलिए टिके हैं क्योंकि हम भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो बस ब्रिटिश सामान, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार शुरू हो गया। स्वदेशी खादी को बढ़ावा दिया गया। मकसद था अंग्रेजों को आर्थिक रूप से तोड़ना। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद अपने उसूलों पर टिके रहते हुए उन्होंने तुरंत इस आंदोलन को कड़ाई से वापस ले लिया। इसके बाद सक्रिय राजनीति से एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद 1930 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास रच दिया।
नमक सत्याग्रह। अंग्रेजों के नमक टैक्स के खिलाफ साबरमती आश्रम से दांडी तक पूरे 388 किलोमीटर की अविश्वसनीय पैदल यात्रा। जरा सोचिए इस दूरी के बारे में। और इस आंदोलन का पैमाना इतना विशाल था कि इसमें 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस भारी दबाव ने अंग्रेजी हुकूमत को इतना विचलित कर दिया कि उन्हें मजबूर होकर 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। अब यहाँ इतिहास के पन्नों को थोड़ा निष्पक्ष रूप से देखना भी जरूरी है। 1932 में अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा उठा। दलित नेता बी.आर. अम्बेडकर इसके पक्ष में थे ताकि दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति मिल सके, लेकिन गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि इससे समाज बढ़ जाएगा। उन्होंने यरवदा जेल में उपवास किया, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ। गांधी ली ने ही हरिजन शब्द गढ़ा और उनके उत्थान के लिए 1 साल का अभियान चलाया। हालांकि अंबेडकर जैसे नेताओं ने इस शब्द के इस्तेमाल का ऐतिहासिक रूप से कड़ा विरोध किया था। तो यहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग विचारधारा वाले नेता एक ही लक्ष्य के लिए अलग-अलग रास्ते अपना रहे थे। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, भारत छोड़ो और आजादी। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। बिना भारत को तुरंत आजाद किए उसे युद्ध में धकेलने का गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया। 1942 में ये विरोध एक बहुत ही शक्तिशाली नारे में बदल गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने पूरे देश से अहिंसा के साथ करो या मरो का आह्वान किया। इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें पुणे के आगा खां महल में 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और यही वो दुखद समय था जब 1944 में उन्होंने अपनी जीवन संगिनी कस्तूरबा को हमेशा के लिए खो दिया। आखिरकार लंबा संघर्ष रंग लाया और स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक बहुत भारी कीमत पर। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिन्ना के नेतृत्व में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग हकीकत बन गई थी। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी अखंड भारत और धार्मिक एकता के लिए लगा दी थी। इसलिए ये विभाजन उनके मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था और उन्होंने इसका गहरा दुख मनाया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 6, शहादत और एक अमर विरासत। तारीख थी 30 जनवरी 1948। दिल्ली का बिरला हाउस। शाम का समय था और गांधी जी एक प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दाग दीं। कहा जाता है कि उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। एक ऐसे महापुरुष का भौतिक सफर बड़ी ही हिंसक तरह से खत्म कर दिया गया, जिसने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अहिंसा की ही वकालत की। लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि 1944 में, यानी आज़ादी मिलने से काफ़ी पहले ही, सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से अपने प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। और यही उपाधि हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई, एक स्वतंत्र भारत के मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। सिर्फ एक पारंपरिक भारतीय धोती पहनने वाले, सूत काटने वाले और पूर्ण सत्य के रास्ते पर चलने वाले एक अकेले इंसान की फिलॉसफी आज के इस आधुनिक दौर में भी बड़े बड़े साम्राज्यों को कैसे चुनौती देती है? सत्याग्रह और अहिंसा की वो ताकत आज भी उतनी ही प्रासंगिक और अजेय है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।